हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, अपने पीएम मोदी जी उन्होंने एक पब्लिक अपीयरेंस दी जहां उन्होंने अपने विचार और पब्लिक से कुछ सवाल किए। उनके इस विचारों और सवालों को लिंक किया जा रहा है कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और ऐसे कौन से सवाल और विचार मोदी जी ने सामने रखे जिससे इस बात को लिंक किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक के सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मोदी जी ने लोगों के सामने देश को एक परिवार की तरह संबोधित किया और उन्होंने लोगों से पूछा कि अगर एक परिवार में अलग अलग कानून फॉलो किए जाएंगे, अलग अलग नियम को माना जाएगा तो क्या ये परिवार टूटेगा नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि अगर सब समान है, सब इक्वल है इस देश में, तो सबके लिए अलग नियम क्यों, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों। साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक नियम पर भी सवाल उठाए जो कि है ट्रिपल तलाक का। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये ट्रिपल तलाक मुस्लिम परिवार को खत्म करता जा रहा है और उन्होंने बोला कि अगर ये इतना ही सही है तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं जैसे कि कतर, जॉर्डन, इराक, बांग्लादेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान, इन सभी देशों में ये कानून बैन क्यों है। मोदी जी के इसी सवालों और विचारों पर लोगों का कहना है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आने वाला है और जैसे कि बीजेपी का बहुमत भी है तो हो सकता है कि ये बिल पास भी हो जाए। मोदी जी के ये सभी बातों को सीरियसली इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि ये सब बोलने के बाद मोदी जी ने लॉ कमीशन को काम दिया है कि वो 30 दिन यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपे। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बीच में लॉ कमीशन कहाँ से आ गया। अभी तक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा था, तो सबसे पहले हम लॉ कमीशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, लॉ कमीशन का काम होता है कि वो कोई भी कानून कैसे कार्य करेगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे वर्क होना चाहिए, कौन सा नया कानून आना चाहिए, जो कानून ऑलरेडी है उसमें क्या अमेंडमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लेकर वो एक रिपोर्ट बनाता है और सरकार को देता है। अगर सरकार को वो चीज़ सही लगती है तो उस चीज़ पर सरकार लागू करती है, अगर नहीं तो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है। तो लॉ कमीशन का ये काम है। अगर देखा जाए तो लॉ कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी वर्णन नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये ब्रिटिश काल में बनी हुई थी, मतलब कि 1834 में इसे फाउंड किया गया था। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो 1955 में ये एक बनकर आई और ये 3 साल के लिए एक लॉ कमीशन बनाया जाता है। सबसे पहले रिपोर्ट जो लॉ कमीशन के द्वारा दी गई थी वो दी गई थी 1956 में और अभी तक में टोटल 277 रिपोर्ट्स लॉ कमीशन पेश कर चुका है। अगर देखा जाए तो जो प्रेजेंट में लॉ कमीशन चल रहा है वो 22 नंबर का लॉ कमीशन चल रहा है और इसका कार्यकाल फरवरी 2022 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन इसे 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये चलेगा अगस्त 2024 तक। तो और इसी 22 नंबर के लॉ कमीशन को मोदी जी के द्वारा बोला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वर्क करके रिपोर्ट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो बीजेपी ने सरकार में आने से पहले लोगों से 3 वादे किए थे, 370 को लेकर, राम मंदिर को लेकर और तीसरा था यही यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखा जाए तो 2 कार्य ऑलरेडी बीजेपी कंप्लीट कर चुकी है और अगले साल चुनाव होने के चलते अब ध्यान दिया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। अगर ये भी लागू हो गया तो जनता का कहीं ना कहीं इस सरकार पर विश्वास बन जाएगा। इसके चलते भी लोगों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 110% आने वाला है और कहीं ना कहीं मानसून सेशन में इसका बिल पेश किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब अपन देख लेते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या जो कि इतना ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये वर्ड से ही मीनिंग निकल के आ रही है। यूनिफॉर्म मतलब कि सबके लिए एक समान, एक कानून सबके लिए, एक विधान एक संविधान, यही मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। फ्रेंड्स, इसका मेंशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में भी है। संविधान के भाग 4 जो कि डीपीएसपी है उसके अंदर आर्टिकल 44 में मेंशन है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए तो इसको लागू करने में इतना विचार विमर्श क्यों किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, भारत डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। मतलब कि यहाँ हर एक रिलीजन, हर एक समुदाय को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं और उनकी अपनी अपनी प्रथा के अनुसार उन्होंने कानून बनाए हुए हैं जिसे पर्सनल लॉ कहा जाता है। इस तरह से हर एक समुदाय, हर एक रिलीजन के अपने पर्सनल लॉ हैं। जैसे कि हिंदुओं में होता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसी एक्ट के अंतर्गत ही हिंदुओं में शादी होती है, डाइवोर्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह मुस्लिमों का होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, शरीयत कानून जिसके अंतर्गत ही डाइवोर्स और उनमें शादी वगैरह होती है। इसी तरह हर एक धर्म का अपना पर्सनल लॉ है जिसकी वजह से देखा जाए तो कुरीतियाँ भी हैं और मानव अधिकार का भी उल्लंघन होता आ रहा है।
और इसी सब के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग बहुत पहले से चली आ रही है, जिसके चलते ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी हर एक रिलीजियस का अलग पर्सनल कानून को हटाकर सारे धर्म के लिए एक कानून, एक लॉ लाया जाए। और इस तरह से ये सारे धर्म इस चीज़ का विरोध भी करते आए हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार को ऊपर रखकर इस चीज़ की मांग हर बार की है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अगर मानव अधिकार की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है 1985 का शाहबानो केस। फ्रेंड्स, बात करें अगर शाहबानो केस की, ये बहुत ज़्यादा चर्चित केस रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और साथ ही साथ मानव अधिकार उल्लंघन को लेकर। शाहबानो, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के निवासी थी, उनको उनके पति अहमद के द्वारा डाइवोर्स दे दिया जाता है जब वो 73 ईयर्स के अप्रॉक्स थी और साथ ही साथ उनके 5 बच्चे भी थे। और उनको कोई भी गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी देने से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंशन नहीं है कि गुजारा भत्ता दिया जाएगा। तब शाहबानो कोर्ट पहुंचती हैं और जब नीचे के कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरा वर्डिक्ट सुनने के बाद उनके हित में फैसला सुनाकर सीआरपीएफ के तहत बोलता है कि उन्हें एलिमनी मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय भड़क जाता है और सड़कों पर उतर जाता है। उस समय राजीव गांधी सरकार चल रही थी और उन्होंने मुस्लिम समुदाय के इस आंदोलन से डरकर एक लॉ पास किया कि अगर किसी भी मुस्लिम महिला को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अगर तलाक दिया जाएगा तो उन्हें कोई भी एलिमनी नहीं मिलेगी। और ये कानून था 1986 का मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकार नियम। इस तरह से शाहबानो अपना केस हार जाती हैं और उन्हें कोई एलिमनी तो नहीं मिलती, लेकिन वो पॉलिटिकली जीत चुकी होती हैं, क्योंकि 2011 में वापस से सुप्रीम कोर्ट इस नियम को 1986 के लॉ को चेंज करके ये बोलता है कि तलाक के बाद महिलाओं को संरक्षण और एलिमनी मिलनी चाहिए। और उसके बाद 2017 में भी जब सायरा बानो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के ट्रिपल तलाक को अवैध बताता है और सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए लॉ कमीशन से डिमांड करता है। इस तरह से बहुत पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग चली आ रही है और साथ ही साथ ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी इसकी मांग है तो क्या ये कहीं फॉलो किया जाता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाए कि अपने ही देश के एक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी लागू है और वहाँ फॉलो किया जाता है। ये है गोवा राज्य। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे वर्डिक्ट में भी गोवा का एग्जाम्पल देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करने की मांग भी की है। गोवा में ये कानून फॉलो है, मतलब कि वहाँ कोई भी रिलीजन का अगर इंसान है तो उसको एक ही कानून मानना होगा। कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी कुछ अपनी कमियां हैं, जैसे कि वहाँ अगर कोई महिला तलाक चाहती है तो इतना ईजिली वहाँ तलाक नहीं मिलता महिला को, जितना ईजिली अगर कोई पुरुष तलाक चाहता है तो उसको मिल जाता है। इस तरह से देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी कुछ अपनी कमियाँ हैं। अगर सरकार को आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो उसे बहुत सारे प्रोस और कॉन्स देखकर लागू करना होगा, क्योंकि शेड्यूल 6 के अंतर्गत अपने शेड्यूल ट्राइब भी कहीं ना कहीं संरक्षण में आते हैं और उनके भी अपने अलग नियम कानून होते हैं। अगर सरकार ने एकदम से किसी चीज़ को लागू किया तो जैसे कि मणिपुर में अभी आप दंगा देख रहे हैं, हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो एक बैलेंस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए जो उसकी अच्छाइयाँ हैं उसको फॉलो करते हुए। फ्रेंड्स, आपके इस चीज़ को लेकर क्या विचार और कमेंट हैं आप ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।